बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बी यूरी गागरिन, सी बज एल्ड्रिन, डी जॉन ग्लेन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, यूरी गागरिन था। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम जो मानव था वो यूरी गागरिन था, और ये कहाँ के थे? रूस के थे। और आगे डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन बोस्टक फर्स्ट यान था ये, उससे पृथ्वी का एक चक्कर लगाए थे। पृथ्वी का उन्होंने बोस्टक फर्स्ट से एक चक्कर लगाया था 12 अप्रैल 1961 को। और यूरी गागरिन रूस के अंतरिक्ष यात्री थे। रूस के ये अंतरिक्ष यात्री थे। और अंतरिक्ष में प्रथम प्रक्षेपण यान रूस द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक फर्स्ट के नाम से छोड़ा गया था। स्पुतनिक फर्स्ट के नाम से छोड़ा गया था रूस द्वारा सबसे पहला प्रक्षेपण यान अंतरिक्ष में 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था। और यूरी गागरिन कब गए थे? 12 अप्रैल 1961 को उन्होंने चक्कर लगाया था पृथ्वी का। और यूएस में जो है 1958 में नासा की स्थापना की गई थी। यूएस में 1958 में नासा की स्थापना की गई थी। और डिटेल देखिए इसकी। और इसरो की स्थापना, हमारे देश की जो एजेंसी है अंतरिक्ष एजेंसी, उसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में की गई थी। और भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में की गई थी। और डेनिस टीटो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम पर्यटक यात्री हैं। डेनिस टीटो जो है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम पर्यटक हैं या यात्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस, मोर का सिंहासन जिसे कहा जाता है, इनमें से किस मुगल इमारत में रखा गया था? विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस, मोर का सिंहासन, इनमें से किस मुगल इमारत में रखा गया था? ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी में दीवाने खास, ऑप्शन बी आगरा का किला, ऑप्शन सी दिल्ली के लाल किले का रंग महल, ऑप्शन डी दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में ये रखा गया था। और इसके बारे में और डिटेल देखिए। महत्वपूर्ण बिंदु देखिए। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जिसे दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। उसको दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में इसको रखा गया था। और शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें हैं, एक तो दिल्ली का लाल किला बनवाया था, दीवाने आम बनवाया था, दीवाने खास बनवाया था, दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई थी, आगरे की मोती मस्जिद भी शाहजहां ने बनवाई थी, और ताजमहल भी बनवाया था, मुख्य रूप से जो संसार में 7 आश्चर्यों में से एक है ताजमहल। और मयूर सिंहासन को बेबादला द्वारा बनवाया गया था। मयूर सिंहासन को जो बनवाया गया था बेबादला द्वारा बनाया गया था, बेबादला ने इसको बनाया था। और डिटेल देखिए इसके बारे में। मयूर सिंहासन पर कोहिनूर हीरा भी जड़ित किया गया था। मयूर सिंहासन जो बनवाया था बेबादले ने बनाया था और बनवाया था शाहजहां ने, तो इस पर कोहिनूर हीरा भी जड़ित किया गया था। और मयूर सिंहासन से कोहिनूर हीरा छीन कर जो ले गया था वो नादिर शाह स्वदेश ले गया था, अपने देश ले गया था। नादिर शाह छीन कर ले गया था नादिर शाह। और नादिर शाह के आक्रमण के समय मुग़ल बादशाह जो था मोहम्मद शाह थे, मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह था उस समय, जिस समय नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ था। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी अरुणाचल प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। और इसके बारे में और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। हिमाचल प्रदेश की संचय जल विद्युत परियोजना एशिया की पहली भूमिगत परियोजना है। हिमाचल प्रदेश की संचय जल विद्युत परियोजना जो है एशिया की पहली भूमिगत परियोजना है ये, और यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में है? किन्नौर ज़िले में ये अवस्थित है। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है, इसकी उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट है, 120 मेगावाट है। और संजय विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर है, ये सतलुज नदी पर है संजय विद्युत परियोजना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वीय त्वरण जी है। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है जी होता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है तो वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, गुरुत्व कहलाता है उसका। तो देखिए क्या है, ऑप्शन ए पृथ्वी के द्रव्यमान से स्वतंत्र, ऑप्शन बी पृथ्वी की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती, और पृथ्वी के द्रव्यमान के समानुपाती, और पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन डी ध्रुव और भूमध्य रेखा पर समान है। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है, ये करेक्ट आंसर है सी पार्ट, पृथ्वी के द्रव्यमान के समानुपाती और पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और देखिए आगे डिटेल देखते हैं इसके बारे में। सूत्र देखिए इसका, गुरुत्वीय त्वरण जो है पृथ्वी के द्रव्यमान के समानुपाती और पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर देखिए जी का मान जो है GM, ये वो है पृथ्वी का द्रव्यमान, और R² त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। और S बराबर जो है यहाँ से 4/3 पाई PGR निकल कर आ रहा है। गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान आकार पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण जो है वस्तु के द्रव्यमान और आकार पर ये निर्भर नहीं करता है। और किसी ग्रह के लिए चुंबकीय त्वरण m/r² अथवा PR के गुणक मान के बराबर होता है। किसी द्रव के ग्रह के लिए जो गुरुत्वीय त्वरण है m/r² के मान के बराबर होता है। आगे और डिटेल देखिए इसके बारे में। पृथ्वी के आकार के कारण जो है SP He+ और 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और ऊंचाई के साथ जी का मान जो है G × 1 - 2h/r होता है। ये होल स्क्वायर है, होल कोष्टक है ये। और h का जो मान है यहाँ पर r से कम है। गहराई के साथ जी का मान जो है G और कोष्टक में के अंदर है 1 - d/r। CO2 की उपस्थिति यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति बारिश के पानी का pH कहाँ तक कम कर सकती है? कहाँ तक कम कर सकती है CO2? ऑप्शन ए 5.6, बी 4.0, सी 6.5 और डी 6.0। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, 5.6 तक बारिश के पानी का pH मान कम कर सकती है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। और इसके बारे में और डिटेल देख लेते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। CO2 की उपस्थिति के कारण जो है वर्षा के जल का pH मान 5.6 होता है, ये तो मैंने बता दिया आपको। आगे देखिए, अन्य प्रमुख प्रदूषक गैसें जैसे SO2, NO2 आदि के कारण जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा कहलाती है वो, यदि SO2, NO2 आदि के कारण जो है जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। और वैश्विक उष्णता के लिए मुख्यतः जिम्मेदार जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। वैश्विक उष्णता के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार गैस है। और एसिटोज, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मार्बल कैंसर कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? मार्बल कैंसर इनको कहा जाता है। और डिटेल देखिए इसके बारे में। एडियोबैटिक लैप्स रेट एनवायरमेंटल LR जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। जब ऊपर की तरफ चलते हैं हम तब 165 मीटर में से ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है। और वेट एडियोबिल लैप्स रेट जो है वो ALR स्लो कूलिंग ड्यू टू मोर मॉइस्चर वाल WALR है 4 डिग्री सेल्सियस है। और स्टेबिलिटी के कारण यह ऐसा होता है। डायटरी लैप्स रेट जो है DALR जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। स्टेबिलिटी की स्थायित्व के लिए 10 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका
तब उस समय सीलोन कहा जाता था, को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? श्रीलंका को पहले सीलोन कहा जाता था, तो उसको किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए 1948 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी 1947 में, ऑप्शन डी 1968 में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट 1948 में डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी श्रीलंका को, सीलोन को उस समय। और इसके बारे में और डिटेल देख लेते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। श्रीलंका का प्राचीन नाम ताम्रपाणी था। श्रीलंका का जो प्राचीन नाम था वो ताम्रपाणी था, और श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन भी था, ताम्रपाणी भी इसका नाम था, सीलोन भी था। और श्रीलंका की वाणिज्य राजधानी जो कोलंबो है, इस समय वाणिज्य राजधानी कौन सी है? कोलंबो है श्रीलंका की। और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी श्रीलंका का प्रशासनिक राजधानी है। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी वर्तमान में श्रीलंका की प्रशासनिक ये राजधानी है, और वाणिज्य राजधानी कोलंबो है। और इसकी भाषा जो है सिंगल है। इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा सिंगल है। एक हवाई जहाज काम करता है। एक हवाई जहाज काम करता है। ऑप्शन ए आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, बी पास्कल के नियम पर, सी बर्नौली के सिद्धांत पर, डी स्टोक के नियम पर। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बर्नौली के सिद्धांत पर। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है एक हवाई जहाज। और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए। हवाई जहाज में ऊपर की ओर लगने वाले बल को लिफ्ट कहते हैं। हवाई जहाज में जो ऊपर की तरफ बल लगता है उसको लिफ्ट कहते हैं। और हवाई जहाज में आगे की ओर लगने वाले बल को ड्रैग कहते हैं। ड्रैग बल कहते हैं। हवाई जहाज में आगे की तरफ जो बल लगता है उसको ड्रैग कहते हैं। एयरफॉल यहाँ पर देखिए ये लिफ्ट है जो ऊपर की तरफ लग रहा है, और जो आगे की तरफ लग रहा है ये ड्रैग है। और ड्रैग के कारण ही हवाई जहाज आगे की ओर गति करता है। ड्रैग के कारण ही जो है हवाई जहाज आगे की ओर गति करता है, यानी ड्रैग बल के कारण ही हवाई जहाज आगे की ओर गति करता है। और देखिए डिटेल इसके बारे में। ड्रैग के कारण ही हवाई जहाज आगे की ओर गति करता है, ये तो मैंने बता दिया अभी आपको। और स्टोक्स नियम के अनुसार जो है V बराबर 2/9 R² और PP माइनस PF इंटू G अपॉन ये होता है। और PP जो है डेंसिटी ऑफ द स्फीयर है, और PF जो है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है। और ये जो दिया हुआ है ये विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है ये। और स्टोक्स का जो नियम है सीमांत वेग एवं श्यानता गुणांक के बीच संबंध बनाता है। स्टोक्स का नियम जो है सीमांत वेग और श्यानता गुणांक के बीच ये संबंध बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वातावरण में उपस्थित प्रदूषक शीशे के कारण हो सकता है। वातावरण में उपस्थित प्रदूषक शीशे के कारण जो हो सकता है वो श्वसन रोग हो ऑप्शन ए श्वसन रोग, ऑप्शन ए श्वसन रोग, ऑप्शन बी दमा रोग, सी हृदय रोग, डी फेफड़े की सूजन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट हृदय रोग। वातावरण में उपस्थित प्रदूषक शीशे के कारण जो है हृदय रोग हो सकता है। और इसके बारे में और डिटेल देख लेते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, मुख्य बिंदु इसके बारे में। वातावरण में उपस्थित प्रदूषक शीशा जो वाहनों से निकलने वाले गैसों से फैलता है। अर्थात जिन शहरों में अधिक वाहन चलते हैं वहाँ के वातावरण में शीशे की मात्रा अधिक होगी, जो हृदय रोग का कारक है। हृदय रोग का ये कारक होता है। जिन शहरों में अधिक वाहन चलते हैं वहाँ पर हृदय रोग की समस्या ज़्यादा होती है, क्योंकि शीशे की जो मात्रा है अधिक होगी। और एयर क्वालिटी इंडेक्स में मुख्य रूप से 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया है। ये कौन कौन से हैं? PM10, PM2.5 और NO2 और SO2 और CO और O3 और NH3 और PB हैं ये, जिनको क्वालिटी इंडेक्स में, एयर क्वालिटी इंडेक्स में मुख्य रूप से शामिल किया गया है। और डिटेल देखिए इसके बारे में। देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स और स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या पड़ता है इसका। देखिए अच्छा जो है 0 से 50% तक अच्छा होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो स्वास्थ्य पर कोई भी असर नहीं पड़ता है इसका, अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए।
संतोषजनक जो है 51 से 100% होता है। संवेदनशील लोगों का जो है सांस लेने में तकलीफ़ होती है। जो संवेदनशील लोग होते हैं, जो बीमारी से ग्रस्त होते हैं, उनमें सांस लेने में इसके कारण तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर भी ये संतोषजनक होता है 51 से 100 का इंडेक्स। और थोड़ा प्रदूषित जो है 101 से 200 तक का थोड़ा प्रदूषित होता है। और फेफड़े की बीमारी जैसे अस्थमा और हृदय रोग होते हैं इससे। फेफड़े की बीमारी होती है जैसे अस्थमा है और हृदय रोग इससे होते हैं। और ख़राब जो है 201 से 301 के बीच जो है ख़राब होता है। यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 के बीच हो तो ये ख़राब होता है और सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है। इसका प्रभाव ये पड़ता है स्वास्थ्य पर। अगर देखिए बहुत ख़राब 301 से 400 के बीच यदि है तो बहुत ख़राब है, सांस की बीमारी हो सकती है। और यदि 401 से 500 के बीच है तो गंभीर है। 401 से 500 के बीच है तो ये गंभीर कहा जाएगा और यह आपातकाल कहा जाएगा। आपातकाल की स्थिति हो जाती है।